कितनी शांत सुबह है। इस बगीचे की हरियाली हमेशा मन को सुकून देती है। तभी सेनापति वीरभद्र तेज कदमों से वहां आ पहुंचा। प्रणाम मंत्री जी, एक अजीब बात बताने आया हूं। क्या अजीब बात है सेनापति? मायानगर के जंगल के बारे में कुछ विचित्र घटनाएं सामने आई हैं। कुछ गांव वाले कहते हैं कि वहां एक शेर है जो इंसानी आवाज में बात करता है। इंसानी आवाज? लगता है हमारे राज्य के गांव वाले अब कहानियां बनाने में माहिर हो गए हैं। शेर कभी इंसानी आवाज में नहीं बोलते। तभी पीछे से एक शेर की गुर्राहट भरी आवाज उन दोनों के कानों में टकराई। जैसे ही वे पीछे मुड़े, उनके पीछे एक विशाल शेर खड़ा था। शेर की आंखें चमक रही थीं। ये कहां से आ गया? पीछे हटिए मंत्री जी, मैं इसे खत्म कर दूंगा। शेर अचानक झाड़ियों की ओर दौड़ता हुआ गायब हो गया। इस घटना के कुछ दिन बाद केशव नाम का एक ग्वाला था, जिसके पास बहुत सारी गाय और भैंसें थीं। केशव उनका दूध निकालकर गांव वालों में बेचा करता था। एक दिन केशव अपनी पत्नी से बोला, गौरी, मैं गाय भैंसों को चराने जंगल ले जा रहा हूं। जंगल की गहराई में मत जाना। गांव वाले कहते हैं वहां एक शेर रहता है जो इंसानों जैसी बातें करता है। गांव वालों की उड़ती उड़ती बातें मुझे भी सुनने को मिली हैं, पर मुझे इन पर भरोसा नहीं। फिर भी तुम चिंता मत करो। केशव अपनी गाय भैंसों के साथ जंगल की ओर निकल गया। तालाब के पास बैठकर वो सोचने लगा, कितना सुंदर है ये जंगल। गांव वाले बेवजह डरते हैं। तभी उसके कानों में शेर की गुर्राहट टकराई। ये कैसी आवाज थी? कहीं पास में कोई शेर तो नहीं? झाड़ियों से एक बड़ा शेर निकलकर केशव की एक गाय के पास खड़ा हो गया। गाय डरकर पीछे हटने लगी। मेरी गाय को कुछ हुआ तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। साहस जुटाकर केशव शेर के सामने खड़ा हो गया। रुको इंसान, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम बात कर सकते हो? ये कैसे संभव है? तुमने सुना होगा कि इस जंगल में एक शेर इंसानों से बात करता है। मैं वही हूं। तुम पहले इंसान हो जो डरकर भागे नहीं। अपनी गाय की जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। इसका मतलब तुम सच में बहादुर हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम इंसानों जैसी बातें कैसे कर सकते हो? ये एक लंबी कहानी है। मैं एक श्राप का शिकार हूं और अब समय आ गया है कि ये श्राप टूटे। पर इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हें राजा जयसिंह के पास जाना होगा। उन्हें बताना कि उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? किस तरह का? ये षड्यंत्र उनके किसी बेहद विश्वास पात्र के द्वारा रचा जा रहा है। अगर ये बात राजा तक नहीं पहुंची तो दो बड़े नुकसान होंगे। पहला, राजा जयसिंह इस साजिश का शिकार होकर मारे जाएंगे। दूसरा, मैं कभी इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। लेकिन राजा जयसिंह तो बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। अगर उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया तो? राजा को सच बताना ही होगा। तुम साहसी हो और केवल तुम ही ये काम कर सकते हो। इतना कहकर शेर झाड़ियों में गायब हो गया। केशव अपनी गाय भैंसों को इकट्ठा करके घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर केशव ने अपनी पत्नी गौरी को सारी घटना बताई। तुम जानते हो, राजा जयसिंह बहुत क्रोधी हैं। अगर उन्होंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया तो वो तुम्हें दंड भी दे सकते हैं। मैं जानता हूं, मगर शेर ने कहा है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। सच कहूं तो मुझे भी डर लग रहा है। क्या सच में वो शेर इंसानों जैसी बातें कर रहा था? मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। वो सचमुच इंसानों की तरह बात कर रहा था। मुझे लगता है सीधे राजमहल जाने से पहले तुम्हें गांव के मुखिया जी से बात कर लेनी चाहिए। शायद वे कोई अच्छा सुझाव दे सकें। शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर मुखिया जी मेरे साथ होंगे तो राजा जयसिंह मेरी बात पर जल्दी यकीन करेंगे। कल सुबह ही मुखिया जी के पास जाता हूं। अगले दिन केशव मुखिया हरिदास के घर पहुंचा। प्रणाम मुखिया जी। अरे केशव, आओ बैठो। सब ठीक तो है? मुखिया जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या?
कल मैं जंगल में अपनी गाय भैंस चराने गया था। वहां मुझे एक शेर मिला। शेर? तुम्हें कुछ किया तो नहीं उसने? नहीं मुखिया जी, बल्कि वो शेर इंसानी आवाज में बात कर रहा था। इंसानी आवाज? ये तुम क्या कह रहे हो केशव? मुखिया जी, उसने मुझसे कहा कि राजा जयसिंह के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये उनके सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। ये तो बेहद गंभीर बात है। पर केशव, राजा जयसिंह बहुत सख्त मिजाज के हैं। अगर उन्होंने तुम्हारी बात पर भरोसा ना किया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मैं जानता हूं मुखिया जी, पर ना जाने क्यों मुझे उस शेर की बातों पर विश्वास हो गया है। उसकी आंखों में सच्चाई थी। तुम अपनी बात को लेकर बहुत गंभीर लग रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जो होगा देखा जाएगा। कुछ देर बाद केशव और मुखिया हरिदास राजमहल में खड़े थे। राजा जयसिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके बगल में सेनापति वीरभद्र और मंत्री देवराज खड़े थे। कौन हो तुम दोनों और राजमहल में क्यों आए हो? महाराज, मेरा नाम केशव है। मैं आपसे अकेले में एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। अकेले में? क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? तुम कौन हो? कोई राजकुमार हो या सम्राट जो मुझसे अकेले में बात करना चाहते हो? महाराज, केशव आपसे एक बहुत गंभीर बात करना चाहता है जो अकेले में ही कही जा सकती है। ये दरबार मेरा है। यहां मेरी हर बात मेरे विश्वास पात्रों के सामने ही होती है। इस समय केवल सेनापति वीरभद्र और मंत्री देवराज यहां हैं। इन्हें हटाने का सवाल ही नहीं उठता। जो कहना है इनके सामने ही कहो। महाराज, कल मैं जंगल में अपनी गाय भैंस लेकर गया था। वहां मुझे एक शेर मिला जो इंसानों की तरह बात कर रहा था। एक शेर इंसानी आवाज में? ये तो बेतुकी बात है। महाराज, उसने मुझसे कहा कि आपकी जान को खतरा है। आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये षड्यंत्र आपके सबसे विश्वास पात्र के द्वारा किया जा रहा है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे सबसे विश्वास पात्र केवल 2 लोग हैं, मंत्री देवराज और सेनापति वीरभद्र। अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी इन मनगढ़ंत बातों पर, ले जाओ इन्हें। केशव और मुखिया निराश होकर महल से बाहर निकल गए। राजा जयसिंह गुस्से में दरबार से उठकर अपने कक्ष में पहुंचे। वहां रानी कमला रोते हुए खिड़की के पास खड़ी थी। कमला, तुम रो रही हो? क्या बात है? विक्रम नहीं, जयसिंह, हमारा पुत्र करण इतने दिनों से महल वापस नहीं आया। राजा जयसिंह का चेहरा उदास हो गया। कमला, मैंने करण को हर जगह तलाशा, सैनिकों को भेजा, संदेश वाहकों से पूछा, पर वो कहीं नहीं मिला। ये दुख तो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। पर आज जो हुआ वो सुनकर मैं और भी चिंतित हूं। क्या बात है? राज दरबार में 2 व्यक्ति मुझसे बात करने आए थे। उनकी बातों पर मैंने ध्यान नहीं दिया। हो सकता है वे सच कह रहे हों। मैं उनकी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं? एक शेर इंसानी आवाज में बात करता है और मेरे खिलाफ षड्यंत्र की बात बताता है। ये सब बेतुका लगता है। अगर उनकी बात 1% भी सच निकली तो क्या ये तुम्हारे प्राणों का सवाल नहीं? मैं अपना पुत्र खो चुकी हूं, तुम्हें नहीं खोना चाहती। कृपया उनकी बात पर गौर करो। राजा जयसिंह गहरी सोच में डूब गए। आधी रात के समय 2 साए राजा जयसिंह के कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथों में तलवारें थीं। वे बिस्तर की ओर बढ़े और वार करना शुरू कर दिया। तभी कमरे में राजा जयसिंह की आवाज गूंजी। इतनी जल्दी क्या है मुझे मारने की? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सबसे करीबी साथी मंत्री देवराज और सेनापति वीरभद्र मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे। मुझे ये राज्य चाहिए था, किसी भी कीमत पर। मुझे बहुत सारा धन चाहिए था। तुम्हारे राज्य में मेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती थीं। अच्छा हुआ मैंने कमला की बात मान ली और सावधान रहा, वरना आज तुम दोनों मुझे मार ही डालते। सैनिकों, इन विश्वासघातियों को पकड़ लो और कारागार में डाल दो। सैनिक देवराज और वीरभद्र को पकड़ ले गए। अगले दिन राजा जयसिंह और रानी कमला केशव के घर पहुंचे। मुखिया हरिदास भी वहां बैठे थे।
केशव और मुखिया दोनों राजा रानी को देखकर चौंक पड़े। महाराज, आप यहां? केशव, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। गद्दार कोई और नहीं बल्कि मेरे अपने मंत्री देवराज और सेनापति वीरभद्र थे। ये तो बहुत बड़ा रहस्य निकला महाराज। अब मैं उस शेर से मिलना चाहता हूं जिसने मेरी जान बचाई, और ये जानना चाहता हूं कि उसे ये सब कैसे पता चला। महाराज, ये रहस्य तो मैं भी जानना चाहता हूं। केशव, मुखिया हरिदास, राजा जयसिंह और रानी कमला जंगल की ओर चल पड़े। वे उसी तालाब के किनारे पहुंचे जहां केशव को शेर मिला था। केशव, क्या ये वही जगह है? जी महाराज, यही वो जगह है। तभी झाड़ियों के पीछे से वही शेर निकलकर राजा जयसिंह के सामने आ खड़ा हुआ। शेर की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक शेर रंग बिरंगी किरणों के साथ राजा जयसिंह के पुत्र राजकुमार करण में बदल गया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। ये क्या रहस्य है? इतना कहते ही वहां एक तपस्वी बाबा प्रकट हुए। महाराज, मैं बताता हूं। आपका पुत्र करण आपके लाड प्यार में बुरी तरह बिगड़ चुका था। वो आपको मारने की साजिश कर रहा था। क्या ये सच है करण? जी पिताजी, तपस्वी बाबा सही कह रहे हैं। करण, तुम क्या कर रहे थे? उस समय मेरे मन में बुराई का भूत सवार था। मैंने तपस्वी बाबा से बदतमीजी की तो उन्होंने मुझे शाप देकर शेर बना दिया। मैं अपनी हालत देखकर बहुत रोया। तपस्वी बाबा ने मुझे एक मौका दिया। अगर मैं अपनी सच्चाई साबित कर दूं तो मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया जाएगा। तुमने इतने दिन ये बात क्यों छुपाई? तपस्वी बाबा ने मुझे बताया था कि अगर मैं अपनी गलती सुधार लूं तो मुझे मुक्ति मिलेगी। तब से मैं जंगल में भटकते लोगों को रास्ता दिखाने लगा और कभी कभी महल आकर आपको और माँ को देख जाता था। जब मैंने मंत्री देवराज और सेनापति वीरभद्र को साजिश करते सुना तो मैं समझ गया। मैं उस वक्त पूरी तरह बदल चुका था। ये सच कह रहा है। इसने केवल अपना श्राप खत्म करने के लिए आपकी जान नहीं बचाई। इसके मन में सच्चाई आ गई थी। करण, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरी मृत्यु के बाद ही तुम्हें सिंहासन मिलेगा? तुम मेरे पुत्र हो, सब कुछ तुम्हारा ही है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। करण, तुम अब बदल चुके हो। मुझे गर्व है कि तुमने अपनी गलती स्वीकार की। तपस्वी बाबा भी गायब हो गए। राजा जयसिंह अपने बेटे करण को लेकर महल लौट आए। केशव और मुखिया हरिदास भी अपने गांव वापस आ गए।